हेलो नमस्कार साथियों, मैं प्रेम प्रकाश, आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण। प्रश्नमाला या अध्याय 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। आगे 10th क्लास में आएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और अपने यहाँ पर है 9th क्लास में दो चर वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले हम देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप, या फिर दूसरा नाम है इसका व्यापक रूप, मानक रूप या व्यापक रूप। यानी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ये होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इस रूप का होता है दो चर वाला रैखिक समीकरण, जहाँ पर a, b और c ये बिलोंग करेगी रियल नंबर्स हैं, जो हमने पहली विषय में पढ़ी है, वास्तविक संख्याएं, और x और y यहाँ पर ये दो चर हैं, जहाँ a व b नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर a और b का मान 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यदि a का मान 0 हो गया तो a को x से गुणा करने पर इसका मान हो जाएगा 0। तो इसका मान 0 हो गया तो यहाँ पर चर बचेगा एक ही y, और यदि b का मान भी 0 हो जाएगा तो y का मान भी 0 हो जाएगा, गुणा करने पर y भी 0 बदल जाएगा। तो ये दोनों ही 0 हो गए पद, तो यहाँ पर कोई चर बचे ही नहीं। तो जब चर नहीं बचेगा तो फिर ये दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं हो सकता। तो यहाँ पर a और b का मान 0 नहीं होगा, तथा a, b व c बिलोंग टू रियल नंबर्स। a, b और c यहाँ पर वास्तविक संख्याएं है। जो x का गुणांक है इसको हम a बोलेंगे, और जो y का गुणांक है इसको हम b, और जो अचर पद है इसको हम c कहेंगे। अगला है दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल। दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल। समीकरण के हल का मतलब है कि समीकरण में जो चर हैं, एक तो x और एक y, इन दो चरों का क्या मान आएगा वही इन समीकरणों का हल कहलाएगा। यहाँ पर जो दो मान है, दो चर हैं x और y, इन दो चरों का मान क्या है वही समीकरण का हल कहलाता है। यानी चर का मान ही समीकरण का हल कहलाता है। और यहाँ पर हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का अध्ययन कर रहे हैं, यानी केवल एक रैखिक समीकरण का अध्ययन कर रहे हैं। तो जब हम एक रैखिक समीकरण का अध्ययन करेंगे, इसका मैं एक उदाहरण लेकर आपको समझा देता हूँ। जैसे 4x प्लस 5y बराबर 6, इस प्रकार का एक ये रैखिक समीकरण है। मैं लिख देता हूँ 4x बराबर 6 प्लस में 5y इधर भेजते ही माइनस में 5y, और x बराबर आ जाएगा 6 माइनस 5y इंटू में 4 इधर भेजते आ जाएगा बटा में। अब देखो, मैं y का मान कुछ भी रखूंगा तो उसके अकॉर्डिंग x का मान आएगा। मैंने y की जगह 0 रख दिया, तो 5 को 0 से गुणा करने पर 0, 6 में से 0 घटाए तो 0, और 6 में से 0 घटाए तो 6, और 6 में 4 का भाग देंगे तो आएगा 3/2। ये y x का मान आ गया। कब? जब आपने y की जगह 0 रखा। इसी प्रकार y की जगह 1 रखोगे तो 6 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 1, तो आ जाएगा y की जगह आपने 1 रखा तो x का मान आ जाएगा 1/4। इस प्रकार से आप जितने y के मान रखोगे उतने ही x के मान आ जाएंगे। आपने y के 10 प्रकार के मान रखे तो x के भी मान 10 आ जाएंगे। तो इस प्रकार से दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे पर आश्रित है। x का मान y पर निर्भर करता है और y का मान x पर निर्भर करता है। यदि आप y का मान रख रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग x का मान आ जाएगा, और x का मान रख रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग y का मान आ जाएगा। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल कितने होते हैं? के अनंत हल होते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं। अब देखो, इनका नाम रैखिक समीकरण क्यों है? क्योंकि जब हम इनको ग्राफ में दर्शाएंगे, इस रैखिक समीकरण का हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में एक सरल रेखा आएगी, एक सीधी रेखा आएगी, इसलिए इसको हम कहते हैं रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण
एक सरल रेखा होता है, एक सरल रेखा होता है। इससे पहले तीसरी प्रश्नावली में मैंने आपको बताया था कि यदि कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो वहाँ पर y का मान 0 होगा, और यदि कोई y अक्ष पर स्थित है तो वहाँ पर x का मान 0 होगा। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि x बराबर 0 ये y अक्ष का समीकरण है, और y बराबर 0 ये x अक्ष का समीकरण है। x का मान 0 कौन से अक्ष पर होता है? y अक्ष पर। और y का मान 0 कौन से अक्ष पर होता है? x अक्ष पर। ये मैंने आपको तीसरी प्रश्नावली में बता दिया था। और इसी प्रकार अगला पॉइंट, x बराबर a, यानी x का कोई एक मान x बराबर 4, x बराबर 7, x बराबर 8, तो ये एक y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगी। x बराबर 8 y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगी। ये आगे और खूब सारे क्वेश्चन आएंगे, उस टाइम मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, बस याद रख लेना कि x बराबर 0 है तो ये तो हो गया y अक्ष का समीकरण, और x बराबर a है यानी कोई भी अचर राशि है 0 के अलावा तो वो y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगी, और y बराबर a है तो ये हो जाएगी x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा, और y बराबर mx ये हो जाएगा मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। इस प्रकार से ये एक थोड़ी बहुत जानकारी थी, छोटी मोटी, इस प्रश्नावली के बेसिक के बारे में। अभी मैंने जो भी पॉइंट लिखा है वीडियो को पॉज करते हुए आपको ये नोट्स में लिखने हैं। अब देखते हैं हम कि प्रश्नावली 4.1 में क्या है। अपनी किताब खोलिए, 4.1 मेरे पास भी किताब है, और 4.1 में क्या है देखते हैं। 4.1 का पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। तो ये हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो हम यहाँ पर नोटबुक की कीमत को x मान लेंगे और कलम की कीमत को y मान लेंगे। पहला क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, माना नोटबुक की कीमत बराबर x रुपए व कलम की कीमत बराबर y रुपए। अब देखो पहली स्थिति में ये कह रहा है कि एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की 2 गुना है। नोटबुक की कीमत कितनी है? x। ये कितनी है? कलम की कीमत का 2 गुना। कलम की कीमत है y का 2 गुना। समझ रहे हो? किसके साथ में का लगा हुआ है? जिसके साथ में का लगा हुआ है उसको गुणा करना है। नोटबुक की कीमत कलम की कीमत का 2 गुना, तो नोटबुक की कीमत है x और कलम की कीमत है तो y, तो हो जाएगा y का 2 गुना। इस प्रकार से ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। आगे ये कह रहा है इसको 2 चर वाले समीकरण के रूप में लिखना है। नोटबुक की कीमत को x मानना और कलम की कीमत को y मानना, तो ये एक समीकरण के रूप में बदल गया है। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। दूसरे में आपको खूब सारे समीकरण दिए हुए, उनको 2 चर वाले रैखिक समीकरण के मानक रूप में बदलना है। 2 चर वाला रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इसमें देखिए पहले में आपको दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर 7। कुछ किताबों में ये मिसप्रिंट हो सकता है, 7 की जगह कोई और संख्या भी हो सकती है, तो उसको आप अपने अनुसार से लिख सकते हो। 2x प्लस 3y प्लस 7 को इधर लेके आएंगे तो -7 और बराबर 0। अब देखो ये ax प्लस by और प्लस c बराबर 0 के रूप का बन गया है। ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप का ये समीकरण बदल गया है। अब देखिए यहाँ पर a का मान कितना है, b का मान कितना है यहाँ पर देखिए, और c का मान क्या है।
चिन्ह सहित, ये ध्यान रखना, सी का मान है यहाँ पर -7। सेकेंड पॉइंट देखिए, सेकेंड में आपको दे रखा है x माइनस वाई बटा 5 माइनस 10 बराबर 0। x माइनस वाई बटा 5, प्रत्येक पद को 5 से गुणा करा दो ताकि ये बटा वाला 5 हट जाएगा। इसको 5 से गुणा करवाएंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, प्रत्येक पद को 5 से गुणा करने पर, 5 को x से इंटू करेंगे तो 5x माइनस, इसको जब हम 5 से गुणा करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा केवल y, और फिर आगे माइनस, इसको 5 से गुणा करने पर 50 और 0 को 5 से इंटू करने पर हो जाएगा 10। तो प्रत्येक पद को 5 से गुणा कराते ही ये समीकरण बदल गया। अब देखो ये हो गया ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप का। यहाँ पर देखिए a का मान है यहाँ पर 5, b का मान देखिए b के सीध में यहाँ पर देखो b का मतलब होगा है y के गुणा में क्या है, y के गुणा में यहाँ पर केवल माइनस, आगे कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पर होगा 1। हर एक संख्या के गुणा में 1 तो होता ही है, तो इसके गुणा में आपको कोई संख्या नहीं दिख रही है तो इसके गुणा में 1 है। फिर अगला c का मान है -50, चिन्ह सहित लेना है, ध्यान रखना, और किसी के गुणा में कुछ भी नहीं है तो उसके गुणा में होगा 1। इसी प्रकार थर्ड पॉइंट है, इसमें दे रखा है -2x प्लस का 3y और बराबर में 6। -2x प्लस का 3y और 6 को इधर लाते हो जाएगा -6 और बराबर में 0। अब यहाँ पर देखो a का मान है -2, b का मान है 3 और c का मान है -6। a का मतलब x के गुणा में क्या है वो a, और b का मतलब y के गुणा में क्या है वो b, और जो अचर पद है वो है c। ठीक इसी प्रकार अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है चौथा, इसमें आपको दे रखा है x बराबर 3y, तो x 3y को इधर लाते ही माइनस का हो जाएगा 3y और बराबर में बचेगा 0। अचर पद यहाँ पर है ही नहीं तो अचर पद में आप 0 लिख सकते हो, है ही नहीं का मतलब होता है गणित में 0। a का मान यानी x के गुणा में कुछ भी नहीं तो 1, b का मान यानी y का गुणांक -3 और c यानी अचर पद ये है 0। और अब देखिए पांचवा आपको दे रखा है 2x बराबर -5y, तो 2x -5y इधर भेजते ही प्लस का 5y और अचर पद है ही नहीं तो 0 लिख लीजिए और बराबर में 0। a का मान देखो यहाँ पर 2, b का मान देखो 5 और c का मान यहाँ पर है 0। यदि कोई पद है ही नहीं, x वाला पद है ही नहीं तो वो 0, y वाला पद है ही नहीं तो वहाँ पर 0, और अचर पद नहीं है तो वहाँ पर 0। और उसके बाद में है छठवां पॉइंट, छठवां में आपको दे रखा है 3x प्लस 2 बराबर 0, तो 3x प्लस यहाँ पर y है ही नहीं तो 0y है और प्लस में 2 और बराबर में 0, तो a का मान यहाँ पर 3, b का मान यहाँ पर 0 और c का मान है यहाँ पर 2। फिर देखिए अगला सातवां पॉइंट, सातवें पॉइंट में आपको दे रखा है y - 2 बराबर 0, x है ही नहीं तो यहाँ पर 0x है, प्लस y - 2 और बराबर में 0। a का मान है 0, b का मान है यहाँ पर 1 यानी y के गुणा में कुछ नहीं तो 1, और c का मान है अचर पद -2। ठीक इसी प्रकार आठवां देखिए, आठवें में आपको दे रखा है 5 बराबर 2x, तो 2x की जगह 2x, y वाला पद है ही नहीं तो 0y, 5 को इधर भेजते हो जाएगा -5, इधर बचेगा 0 क्योंकि 5 को उधर भेज दिया इधर कुछ नहीं बचेगा, बराबर वाले 0 को मैं लिख देता हूँ उस तरफ। a का मान देखिए 2, b का मान 0 और c का मान अचर पद -5। तो इस प्रकार से ये थी अपनी 4.1। इसमें आपको केवल गुणांकों के बारे में पता करना था कि गुणांक क्या होते हैं, a क्या होता है, b क्या होता है और c क्या होता है। a होता है x का गुणांक, b होता है y का गुणांक और c होता है अचर पद। जो x का गुणांक है वो a, y का गुणांक b और अचर पद c। आगे हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।